तो एक बेहतरीन संस्थापक, एक फाउंडर बनने के लिए क्या चाहिए? क्या ये सिर्फ एक एक बड़ा आइडिया है? या फिर टीम चलाने की काबिलियत? हाँ, या मुश्किल हालात में सही रास्ता चुनना? हम्म। आज हम इन्हीं सवालों में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, और वो भी लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन के नजरिए से। हाँ, उनके एक व्याख्यान से मिली जो सीख है उसको हम थोड़ा खंगालेंगे आज। अच्छा। हमारा मकसद है उन गुणों और रणनीतियों को समझना जो हॉफमैन कहते हैं कि एक अच्छे संस्थापक को महान बनाते हैं। सिर्फ कंपनी बनाने के लिए नहीं, मतलब? नहीं नहीं, सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि खुद को गढ़ने के लिए भी। और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात यही है जो आपने कहा कि हॉफमैन कैसे संस्थापक के व्यक्तिगत विकास को, पर्सनल ग्रोथ को कंपनी की किस्मत से जोड़ते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं उनकी सोच में क्या खास है। देखिए, हॉफमैन की पहली बात जो है वो थोड़ी विरोधाभासी सी लगती है। वो कहते हैं लंबी सोच रखो, मतलब लॉन्ग टर्म विजन। ठीक है। लेकिन काम करो एकदम बिजली की रफ्तार से, तेजी से। अच्छा, ये संतुलन कैसे बनेगा, लंबी सोच और तेज काम? हाँ, यही तो कला है। इसमें दूरदृष्टि और बदलते हालात, मतलब अडेप्टेबिलिटी, दोनों को साधना होता है। ये जानना कि कब अपने प्लान पर टिके रहना है और कब रास्ता बदलना जरूरी है, जिसे वो पिवट करना कहते हैं। हाँ हाँ, पिवट। और उनका वो मशहूर रूपक भी तो है। कौन सा वाला? कि स्टार्टअप शुरू करना एक चट्टान से कूदकर नीचे गिरते हुए हवाई जहाज बनाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में जितना नाटकीय है, शायद उतना ही स्टार्टअप की जो असलियत है, वो अनिश्चितता, वो रफ्तार की जरूरत, उसको दिखाता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, उन्होंने इसे जिया भी है। लिंक्डइन की जो शुरुआती रफ्तार थी वो भी मतलब धीमी थी। अच्छा। भविष्य को लेकर अनिश्चितता थी, पर हॉफमैन का अपने विजन पर जो भरोसा था, और शायद बदलते हालात को देखकर सीखने की जो क्षमता थी। हाँ बिल्कुल वही, उसी ने टीम को आगे बढ़ाया। उनका मानना है कि संस्थापकों को इस उथल-पुथल और अस्पष्टता के साथ सहज होना सीखना ही पड़ता है। ये जरूरी है। तो मतलब लक्ष्य पर नजर रखो, पर रोज की जो गड़बड़ है, जो अफरा तफरी है, उसे संभालना सीखो। एग्जैक्टली। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर इसके लिए अंदर से क्या गुण चाहिए, कौन सी खास बातें होनी चाहिए एक फाउंडर में? हॉफमैन कुछ मुख्य गुणों पर बहुत जोर देती हैं। पहला, लचीलापन, रेजिलियंस जिसे कहते हैं। मतलब हार ना मानना। हाँ, मुश्किलों से हार ना मानना, और उससे भी ज्यादा जरूरी उनसे उबरकर वापस खड़ा होना। दूसरा, और ये शायद सबसे अहम है, सीखने की रफ्तार, लर्निंग स्पीड। सीखने की रफ्तार। उनका कहना है कि संस्थापक को बाजार से, टेक्नोलॉजी से, अपने कॉम्पिटिटर्स से सबसे ज्यादा तेजी से सीखना और बदलना होगा। तो ये पॉइंट सोचने वाला है, मतलब सिर्फ सीखना नहीं बल्कि दूसरों से तेज सीखना। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो नेटवर्क बनाने और एक नैतिक दिशा, एक मॉरल कंपास बनाए रखने की बात भी करते हैं, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं लगते, ये तो शायद बिजनेस की नींव है। सही कहा। सही सलाहकार, साथी, इन्वेस्टर्स का नेटवर्क बनाना, ये तो बिजनेस के लिए ऑक्सीजन जैसा है। और एक मजबूत नैतिक आधार वाली कंपनी ही लंबे समय तक लोगों का भरोसा जीत पाती है। हाँ, ये बात तो है। और इसी सब से जुड़ा है हॉफमैन का एक और आइडिया, परमानेंट बीटा वाली सोच। परमानेंट बीटा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये मानना कि आप और आपकी कंपनी, आप हमेशा विकास की प्रक्रिया में हैं। यू आर ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनते। अच्छा, हमेशा सीखते रहो, सुधार करते रहो। हाँ, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। ये परमानेंट बीटा वाली सोच, ये क्या सिर्फ संस्थापक के लिए है, या हॉफमैन इसे पूरी टीम तक ले जाते हैं? क्योंकि वो हवाई जहाज वाली बात याद करें तो संस्थापक अकेले तो नहीं बना सकता ना। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और हॉफमैन इस पर बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि टीम की क्वालिटी ही आखिर में सफलता तय करती है। और यहाँ वो जोर देते हैं ऐसे लोगों को साथ लाने पर जो कंपनी के मिशन में, उसके मकसद में दिल से विश्वास रखते हो। अच्छा। जिन्हें वो मिशनरीज कहते हैं, न कि सिर्फ पैसे या पद के लिए काम करने वाले मर्सनरीज। मिशनरी बना मर्सनरी, ये एक दिलचस्प फर्क है। हाँ, और सिर्फ अच्छी टीम बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें ताकत देना, उन्हें एम्पावर करना, उन पर भरोसा करना, और छोटी छोटी बातों में दखलंदाजी, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट न करना भी उतना ही जरूरी है। तो संस्थापक का काम सिर्फ विजन देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां ये मिशनरी फल फूल सकें, अपना बेस्ट दे सकें। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, संस्थापक की भूमिका भी तो बदलती होगी। वो जो शुरू में सब कुछ खुद करता था। बिल्कुल बदलती है। और हॉफमैन के अनुसार ये शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, कंपनी के साथ खुद का विकास करना, स्केलिंग योरसेल्फ। स्केलिंग योरसेल्फ। हाँ,
शुरुआती दिनों में संस्थापक सचमुच हर काम में शामिल होता है, डिजाइन, कोड, सेल्स, सब कुछ। हाँ, होता ही है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी 10 से 100 या 1000 लोगों की होती है, उसे काम सौंपना सीखना होता है, डेलीगेट करना। दूसरों को नेतृत्व करने देना। हाँ, लीडर्स को एम्पावर करना और दूर से मतलब सीधे इन्वॉल्व हुए बिना टीम को प्रेरित करना, इंस्पायर करना सीखना होता है। और ये बदलाव भी आसान नहीं होता होगा। अपनी बनाई चीज पर कंट्रोल छोड़ना, दूसरों पर निर्भर होना। बिल्कुल नहीं। हॉफमैन का क्या मानना है? क्या कई संस्थापक यहीं अटक जाते हैं? हाँ, उनका साफ मानना है कि कई संस्थापक इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे कंपनी की बदलती जरूरतों के साथ खुद को विकसित नहीं कर पाते, वो अपनी भूमिका नहीं बदल पाते। तो एक तरह से अगर संस्थापक नहीं बढ़ेगा तो कंपनी भी एक सीमा के बाद नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल। अगर संस्थापक अपनी भूमिका नहीं बदलता तो वो खुद ही कंपनी के विकास में, उसकी ग्रोथ में एक रुकावट बन जाता है। तो कुल मिलाकर रीड हॉफमैन का संदेश ये लगता है कि महान संस्थापक बनना कोई परफेक्ट होने का खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये लगातार सीखने, बदलने, लचीला बनने, रेजिलिएंट होने। हाँ, और दूरदृष्टि के साथ साथ ईमानदारी से नेतृत्व करने का एक सफर है। एकदम सही। ये एक सतत यात्रा है, कोई मंजिल नहीं, लगातार चलते रहना है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं इस बातचीत के अंत में। जरूर। इस पे सोचिएगा, किसी संस्थापक के लिए वो पल कब आता है या कैसे आता है जब उसे ये एहसास होता है कि अब कंपनी के अगले पड़ाव के लिए, अगले लेवल के लिए शायद किसी और तरह के नेतृत्व की जरूरत है। ये गहरा सवाल है। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को पहचान कर अपनी ही बनाई चीज की बागडोर कम से कम कुछ हद तक किसी और को सौंपना, ये कितना मुश्किल या आसान होता होगा और क्यों, इस पर विचार जरूर कीजिए।